अभिवादन। आज हम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर में गोता लगा रहे हैं, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है और वाकई में लाइफ को समझने की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। और हमारा प्लान है कि इस चैप्टर को एकदम आसान बना दें, जैसे क्लास में समझते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इंटरैक्टिव, याद रखने लायक और रिवीजन में मददगार। सही कहा। कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों। हम बात तो सरल हिंदी में करेंगे, पर जो भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स हैं जैसे सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह, वो इंग्लिश में ही यूज करेंगे। हाँ, जैसे एनसीईआरटी में दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर शुरू करें। जीवन की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी इकाई सेल को समझना। जरूर, चलिए समझते हैं कि ये सेल आखिर है क्या भला। हाँ, सबसे बेसिक सवाल यही है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल? देखिए, सेल जो है ना, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई जो अपने आप में जी सकती है। अच्छा, मतलब इससे छोटा कुछ हो तो वो जिंदा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। कोई भी स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट सेल से कम है, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं दिखा सकता। ओके, और ये यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर वाली बात? हाँ, कुछ जीव होते हैं यूनिसेल्युलर, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, मतलब एक ही सेल का पूरा जीव, सारे काम उसी एक सेल में। और हम जैसे जीव है मल्टी सेल्यूलर। हमारे शरीर में तो खरबों सेल्स हैं और सब मिलकर काम करते हैं, पर हर एक सेल अपने आप में जिंदगी की काबिलियत रखता है। कमाल है। तो इस समझ तक हम पहुंचे कैसे? सेल थ्योरी की बात करते हैं, सुना इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, काफी दिलचस्प सफर रहा है इसका। वैसे तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल, डेड कोक सेल्स, देखा था, पर जीवित सेल को देखने और डिस्क्राइब करने का क्रेडिट जाता है एंटनी वॉन ल्यूएनहुक को। ओह, ल्यूएनहुक। हाँ, उन्होंने तो माइक्रोस्कोप से बहुत कुछ देखा था। जी हाँ। फिर काफी बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को पहचाना। और फिर सेल थ्योरी किसने दी? श्लाइडन और श्वान। हाँ, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मतायस श्लाइडन ने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करके कहा कि सारे पौधे अलग अलग तरह के सेल्स से बने होते हैं जो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ये तो हुई प्लांट्स की बात। लगभग उसी समय 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, थियोडोर श्वान। उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, आज हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और श्वान ने ही ये भी नोट किया कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल का होना एक यूनिक कैरेक्टर है जो एनिमल सेल्स में नहीं मिलता। अच्छा, तो श्लाइडन ने प्लांट्स पर, श्वान ने एनिमल्स पर काम किया। हाँ, और श्वान ने इन सब को मिलाकर एक हाइपोथेसिस दी कि प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। तो यही सेल थ्योरी थी? ये उसकी शुरुआत थी। श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट तो कर दी, पर वो एक बात नहीं समझा पाए। क्या चीज? कि भाई नए सेल्स बनते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं। उनकी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती थी। अरे हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब कौन लाया? ये पहेली सुलझाए रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने एक बहुत फेमस बात कही, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हर नया सेल पहले से मौजूद किसी सेल से ही बनता है। एकदम क्रांतिकारी बात थी उस समय के लिए। तो विर्चो ने श्लाइडन और श्वान की थ्योरी को मॉडिफाई किया? बिल्कुल। उन्होंने उनकी हाइपोथेसिस को सुधारा और सेल थ्योरी को उसका फाइनल रूप दिया। तो आज की जो सेल थ्योरी है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं संक्षेप में? 2 सीधी बातें। एक, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं। और 2, सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल साफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेल्स की टाइप्स पर। 2 मेन तरह के सेल्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जी हाँ, ये डिवीजन बहुत फंडामेंटल है। तो इनमें मेन फर्क क्या है, सबसे बड़ा अंतर? सबसे बड़ा अंतर है न्यूक्लियस का। यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटिस्ट्स में मिलते हैं, एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। अच्छा, एक प्रॉपर कमरा जेनेटिक मटेरियल के लिए। हाँ बिल्कुल। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए उसमें क्रोमोसोम्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और साइटोप्लाज्म में भी कई दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, इनमें ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो उनका डीएनए कहाँ होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल, जो अक्सर एक नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है, वो बस साइटोप्लाज्म में ही एक रीजन में पड़ा रहता है। उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। और बाकी के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह? वो भी नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, सिवाय राइबोसोम्स के, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है इनका। तो मतलब यूकैरियोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड हैं और प्रोकैरियोट्स सिंपलर? हाँ, जनरली ऐसा ही है। साइज में भी फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अक्सर छोटे होते हैं, करीब 1-5 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े बड़े, 10-20 माइक्रोमीटर। और वो मल्टीप्लाई भी तेजी से करते हैं शायद, प्रोकैरियोट्स? हाँ, प्रोकैरियोट्स काफी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोट्स के मुकाबले। एक और खास बात है प्रोकैरियोट्स में। वो क्या? उनके मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा उनमें छोटे सर्कुलर डीएनए भी हो सकते हैं। इन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड्स, इनका क्या फायदा? ये प्लाज्मिड्स उन्हें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स दे सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक दवाओं से लड़ने की ताकत। ओह, इंटरेस्टिंग। आपने माइकोप्लाज्मा का नाम लिया था। ये सबसे छोटे सेल्स हैं ना? हाँ, माइकोप्लाज्मास वाकई बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लंबे। ये अब तक के ज्ञात सबसे छोटे सेल्स हैं। और इनमें एक और खास बात थी शायद। हाँ, इनमें सेल वॉल नहीं होती, जो कि ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। ये बिना सेल वॉल के भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं। मान लीजिए हम प्याज की झिल्ली, मतलब ऑनियन पील, या गाल की कोशिका, ह्यूमन चीक सेल, को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। क्या क्या दिखेगा? ओके, दोनों में आपको बाहर एक सेल मेम्ब्रेन तो दिखेगी ही। प्लांट सेल जैसे ऑनियन पील में उसके भी बाहर एक मोटी सेल वॉल होगी। पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी? नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर दोनों में साइटोप्लाज्म भरा होगा। ये सेल का मेन अरीना है, जहां सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। और हाँ, एक प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी दिखेगा। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अलावा जो आपने कहा था, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। जी उनकी बात करते हैं। जी ये कौन कौन से हैं और इनका काम क्या है? हाँ, यूकैरियोटिक सेल अंदर से एक बिजी फैक्ट्री जैसा है। कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, सबका अपना अपना काम। चलिए कुछ मुख्य ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर से। बिल्कुल। ईआर जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है। झिल्लियों का जाल समझ लीजिए। ये 2 तरह का होता है। रफ और स्मूथ? हाँ, रफ ईआर यानी आरईआर, उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसीलिए वो रफ दिखता है। इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में मदद करना। और स्मूथ ईआर? स्मूथ ईआर यानी एसईआर, उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए वो स्मूथ है। ये लिपिड सिंथेसिस में मेजर रोल निभाता है, जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाना। अच्छा, ईआर के बाद आता है गोल्जी अपैरेटस। हाँ, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या सिस्टर्ने का ढेर जैसा दिखता है। साइज करीब 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। और इसका काम क्या है? इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं शायद? हाँ, कह सकते हैं। ईआर में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं वो गोल्जी में आते हैं। यहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर उन्हें सेल के अंदर या बाहर उनकी मंजिल तक भेजा जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने की भी इम्पोर्टेंट साइट है। पैकेजिंग और डिलीवरी सेंटर, ठीक है। अगला ऑर्गेनेल, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये मेम्ब्रेन बाउंड थैले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो गोल्जी apparatus में पैकेजिंग की प्रक्रिया से बनते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते थे पहले। हाँ, वो टर्म अब उतना यूज नहीं होता, पर इनके अंदर बहुत पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस। ये एंजाइम्स एसिडिक पीएच पर काम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक तरह से सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये। ओके, फिर आते हैं वैक्यूल्स पर। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस हैं साइटोप्लाज्म में। इनमें पानी, सैब, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वो मटेरियल हो सकते हैं जो सेल के काम के नहीं हैं। इनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं।
प्लांट सेल में तो ये काफी बड़े होते हैं। हाँ, प्लांट सेल्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सेल का 90% वॉल्यूम तक घेर सकता है। ये टग और प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो होते नहीं या फिर काफी छोटे होते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी से जुड़े ऑर्गेनल्स की, माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें तो सब जानते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। क्यों? ये क्या करते हैं? ये एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट है। यहीं पर फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है और उससे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर किया जाता है। एटीपी ही सेल की एनर्जी करेंसी है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं ये? हाँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है पर इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बहुत सारे फोल्ड्स बनाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एटीपी बनाने वाले रिएक्शंस के लिए। अंदर के स्पेस को मैट्रिक्स कहते हैं। और इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं? बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ ही 70S राइबोसोम्स भी होते हैं। ये खुद ही अपने कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं और फिजन से डिवाइड भी करते हैं। कमाल है, सेमी ऑटोनोमस हुए ये तो। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं? हाँ, प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स और कुछ यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये भी साइज में बड़े होते हैं और आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। इनमें पिगमेंट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्लास्टिड्स? पिगमेंट्स के आधार पर 3 तरह के, क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस वाले हैं। बिल्कुल। इनमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये भी डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। अंदर मेम्ब्रेन की बनी थाइलिकॉइड्स होती हैं जो सिक्कों के ढेर जैसे स्टैक्स बनाती हैं जिन्हें ग्राना कहते हैं। और ये सब स्ट्रोमा नाम के फ्लूइड में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना छोटा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। इनकी वजह से पौधों के हिस्सों को पीला, नारंगी या लाल रंग मिलता है। और ल्यूकोप्लास्ट्स? ल्यूकोप्लास्ट्स कलरलेस होते हैं। इनका काम है न्यूट्रिएंट्स स्टोर करना, जैसे एमाइलोप्लास्ट्स स्टार्च स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट्स ऑयल्स और फैट्स स्टोर करते हैं और एल्यूरोप्लास्ट्स प्रोटीन स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं राइबोसोम्स पे। ये तो प्रोकैरियोट्स में भी थे। हाँ, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, पर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म वाले थोड़े बड़े 80S होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स वाले 70S होते हैं। ये जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में खोजे थे। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते? नहीं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं सेल में? ये साइटोप्लाज्म में फ्री तैरते में मिल सकते हैं या फिर रफ ईआर की सतह पर चिपके हुए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। ओके, अब कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम। ये क्या है? साइटोस्केलेटन एक तरह से सेल का अंदरूनी ढांचा है। ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ प्रोटीन से बने फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक नेटवर्क है। इसका काम क्या है? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसकी शेप मेंटेन करता है और सेल मूवमेंट में भी मदद करता है। सेल के अंदर चीजों को मूव कराने में भी इसका रोल है। और सिलिया और फ्लैजेला ये मूवमेंट के लिए? हाँ, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है सेल मेम्ब्रेन से। सिलिया छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं और यानी चप्पू की तरह काम करते हैं, या तो सेल को चलाते हैं या आसपास के फ्लूइड को। फ्लैजेला लंबे होते हैं, संख्या में कम, और whip की तरह मूवमेंट करके सेल को प्रोपेल करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर से? दोनों का कोर, जिसे एक्सोनीम कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है एक खास 9+2 अरेंजमेंट में, और ये सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल ये सेंट्रोसोम का हिस्सा है। हाँ, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जो आमतौर पर एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के पास मिलता है। इसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और आसपास एमॉर्फस
पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे होते हैं। सेंट्रियोल्स का काम क्या है? एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के वक्त ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो क्रोमोसोम्स को अलग करने में मदद करते हैं, और ये सिलिया और फ्लैजेला के बेसल बॉडीज भी बनाते हैं। प्लांट सेल्स में ये आमतौर पर नहीं होते। अब आते हैं सेल के कंट्रोल सेंटर पर, न्यूक्लियस। बिल्कुल, न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर कह सकते हैं। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। बाद में फ्लेमिंग ने इसे क्रोमैटिन नाम दिया। ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला है। के बीच पेरीन्यूक्लियस स्पेस होता है। इस एनवेलप में बहुत सारे छोटे-छोटे छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स किस लिए? ये आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, रास्ता देते हैं। और अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के? अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होते हैं। न्यूक्लियोलस एक या ज्यादा हो सकते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, और ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है। और क्रोमैटिन, ये डीएनए है? क्रोमैटिन असल में डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो ये धागे जैसा फैला रहता है, पर डिवीजन के समय ये कंडेंस होकर रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओह, तो क्रोमोसोम्स डिवीजन के टाइम पर ही दिखते हैं। ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? ह्यूमंस में 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। वाह, तो न्यूक्लियस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा जिक्र माइक्रो बॉडीज का भी है। हाँ, माइक्रो बॉडीज छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं। क्या कमाल की कॉम्प्लेक्स मशीनरी है एक यूकैरियोटिक सेल। अब जरा सेल की बाहरी बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लौटते हैं। आपने बताया था ये लिपिड और प्रोटीन की बनी है। हाँ, और इसका सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो सिंगर और निकलसन ने 1972 में दिया था। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि जो लिपिड बायलेयर है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर का है, मतलब एक गाढ़े द्रव जैसा, और उसमें प्रोटीन्स मोज़ैक पैटर्न में बिखरे हुए हैं, जैसे टाइल्स लगी हों। और ये प्रोटीन्स मूव कर सकते हैं? हाँ, लिपिड्स की इस फ्लूइडिटी के कारण प्रोटीन्स लैटरली यानी साइडवेज मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन में। इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक कहते हैं। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल जो पूरी तरह या पार्शियली अंदर धसे होते हैं, और पेरिफेरल जो सतह पर होते हैं। इस फ्लूइडिटी का क्या महत्व है? ये फ्लूइडिटी सेल के कई फंक्शंस के लिए जरूरी है, जैसे सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन वगैरह। और मेम्ब्रेन का सबसे जरूरी काम ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना, वो कैसे होता है? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को आर पार जाने देती है, सबको नहीं। और ये ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल की एनर्जी यानी एटीपी खर्च नहीं होती। मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। इसके भी प्रकार हैं। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूट सीधे लिपिड बाइलेयर से गुजर जाते हैं, और ऑस्मोसिस जो पानी का डिफ्यूजन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो लिपिड से नहीं गुजर सकते, उन्हें कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अगर ये ग्रेडियंट के साथ है तो इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे, ये भी पैसिव है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, एटीपी खर्च होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स को उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेजा जाता है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसके लिए खास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो पंप्स की तरह काम करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, Na+K+ पंप। अच्छा, तो मेम्ब्रेन बहुत सोच समझकर ट्रैफिक कंट्रोल करती है। अब जल्दी से प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच मेन डिफरेंसेस को समराइज कर देते हैं। एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, 4 मुख्य अंतर याद रखने हैं। 1, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, सेल्यूलोज की बनी, एनिमल सेल में नहीं। 2, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स एटसेट्रा, एनिमल सेल में नहीं। 3, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है,
एनिमल सेल में या तो नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। 4. सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होते हैं, ज्यादातर हायर प्लांट सेल्स में नहीं होते। परफेक्ट। ये कंपैरिजन पॉइंट्स बहुत काम के हैं। अब विरशो की बात पर वापस आते हैं। ओमनीसेलुलाइज सेलुला, नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं, सेल डिवीजन से। इसका बस एक ब्रीफ मेंशन कर सकते हैं। हाँ, सेल्स डिवाइड करके ही ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यूकैरियोट्स में 2 मेन तरह के डिवीजन हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस से ग्रोथ और रिपेयर होता है। इसमें एक सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाने के लिए होता है। इसमें एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर आधा। इनके डिटेल्स अगले चैप्टर में है। और एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स इसमें मदद करते हैं। हाँ, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स स्पिंडल अपैरेटस बनाने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोट्स में डिवीजन सिंपलर होता है, जैसे बाइनरी फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी फिजन से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए कोई खास एग्जाम टिप इस चैप्टर से जुड़ा हुआ? हाँ, एक चीज जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का फंडामेंटल डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स नहीं होते। ये यूकैरियोट्स का डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन राइबोसोम्स? राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, बस साइज अलग है। प्रोकैरियोट 70s, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म 80s। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70s होते हैं। ये पॉइंट्स कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया टिप। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने सेल की दुनिया में एक अच्छी खासी यात्रा की। हाँ, हमने शुरुआत की सेल थ्योरी से, समझा कि श्लाइडन, श्वान और वीरचॉ ने कैसे बताया कि लाइफ सेल से बनी है और सेल्स से ही आती हैं। फिर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच के बुनियादी फर्क को देखा, खासकर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स का होना या न होना। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर की कॉम्प्लेक्स दुनिया में झांका। न्यूक्लियस जो सेल का कंट्रोल सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने वाला पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट्स प्लांट्स में खाना बनाने वाली फैक्ट्री। हाँ, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RERSS प्रोटीन और लिपिड बनाने और ट्रांसपोर्ट करने वाला नेटवर्क। गोल्गी अपैरिकस पैकेजिंग और सेक्रीट करने वाला सेंटर। लाइसोसोम्स सेल की सफाई करने वाले। वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए खासकर प्लांट्स में। राइबोसोम्स 70s 80s प्रोटीन बनाने वाली मशीनें। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाली बाउंड्री जो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, पैसिव और एक्टिव। और हाँ, सेल वॉल प्लांट्स फंगाई में प्रोटेक्शन और शेप के लिए। साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स जो सेल को स्ट्रक्चर, मूवमेंट और डिवीजन में मदद करते हैं। हमने प्लांट वर्सेस एनिमल सेल के की डिफरेंसेस भी देखे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बेसिक समझे। बिल्कुल, एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू हो गया पूरे चैप्टर का। तो उम्मीद है ये चर्चा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को समझने और रिवाइज करने में सभी सुनने वालों के लिए मददगार होगी। सेल बायोलॉजी की ये नींव है, इसे समझना आगे के टॉपिक्स जैसे बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, जेनेटिक्स सबके लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरा सोचिए, जब एक सिंगल सेल जैसे कि एक जाइगोट डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर खरबों सेल्स वाला इतना कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकता है, हाँ, तो उस एक सेल के अंदर इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का लेवल कितना इनक्रेडिबल होगा। ये दिखाता है कि ये छोटी सी यूनिट ऑफ लाइफ अपने आप में कितनी अद्भुत है। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।